क्वेश्चन क्या देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? समान नागरिक संहिता, हिंदी से ही समझ जाइए ना। और सिविल कोड, जैसे कि कानून दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिमिनल मतलब आपराधिक कानून बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, दीवानी कानून या नागरिक कानून उसको बोल देते हैं। एक लाइन में समझिए कि ऐसा हर वो कानून जिसके द्वारा कुछ सजा का प्रावधान है, जैसे जिसमें आपको फांसी हो सकती है, आपको जेल हो सकता है, ठीक ना, वो मतलब वो क्रिमिनल केस है। और सिविल केस में क्या होता है, वैसे मामले, सिविल केस में कभी भी एक बात को ध्यान रखिएगा, आपको सजा नहीं हो सकती। आर्थिक दंड दिया जा सकता है, लेकिन आपको जेल में नहीं डाला जा सकता है, आपको फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता कभी भी, अगर वो सिविल केस है तो। समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या है, अपराध है, और आईपीसी में उसके लिए 300 सेक्शन जो 302 है उसमें सजा का प्रावधान है, आपको मृत्युदंड या फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन तलाक का मामला है, जमीन बंटवारे का मामला है, तब तक जब तक उसमें हाथापाई या कोई आपराधिक कृत्य शामिल नहीं हुआ, सिर्फ बंटवारा करना हो, तो ये क्या है, सिविल केस है। ठीक, ऐसे मामलों में क्या होगा, किसी को जेल नहीं होता और किसी को फांसी वसी नहीं दी जा सकती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिर्फ सिविल के बारे में बात की जा रही है, सिविल लॉज के बारे में। क्यों? हमारे यहाँ जो क्रिमिनल लॉज हैं वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। अगर आप मर्डर करते हैं, किसी की हत्या करने की कोशिश करते हैं, डकैती करते हैं, ठीक ना, तो इसके लिए चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए आईपीसी का एक ही सेक्शन लागू होगा और एक ही आपको सजा दी जाएगी सभी को। ठीक, तो क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी यूनिफॉर्म है पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए। लेकिन जो सिविल केसेस है वो अलग अलग है। जैसे कि तलाक संबंधी मामला है, विवाह संबंधी मामला है, अगर कोई निसंतान है, किसी का बच्चा को गोद लेना है तो गोद लेने से संबंधित मामला है, किसी का गार्जियन बनना है आपको, तो ये क्या है, ये सब सिविल मामले आते हैं। और ये हर धर्म के अपने अपने लॉज के हिसाब से गवर्न होते हैं। जैसे हिंदुओं का हिंदू कोड बिल है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वैसे ही क्रिश्चियंस का है, वैसे ही सिखों का है। जितने धार्मिक समुदाय हैं लगभग सबका अपना अपना पर्सनल लॉ है, और अपने अपने परंपराओं के जो पर्सनल लॉज में उनके जो बातें दी गई हैं, वहां से वो अपने सिविल मामलों को, तलाक संबंधी मामलों को, विवाह संबंधी मामलों को, गोद लेने संबंधी मामलों को निपटाते हैं। तो सिविल लॉ में हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन लाना है। जैसे कि वही अभी जो बातचीत चल रही थी कि एक मुस्लिम पुरुष एक समय में अधिकतम 4 शादियां कर सकता है, और हिंदू पुरुष एक समय में एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। ठीक, तो अलग है। फिर हिंदू कोड बिल के अनुसार तलाक की एक निश्चित प्रक्रिया है, जो आपको आईपीसी, सीआरपीसी, उसमें जो प्रक्रिया उसके अनुसार जाना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार जो ट्रिपल तलाक था, हालांकि अब तो असंवैधानिक हो चुका है, कोई बोलेगा तो जेल जाएंगे, अपराध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वो था कि सिर्फ तलाक 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 बोल दिया और तलाक हो गया, एक से अधिक शादी कर सकता है। ठीक ना, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है सिविल लॉ में। और ऐसा क्यों होना चाहिए कि इसी आधार पर, जैसे कि ये ठीक है कि हर समुदाय की अपनी संस्कृति है, लेकिन देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी तो है। अगर हर जगह हम समरूपता लाने की कोशिश करें, संस्कृतियों में हस्तक्षेप किए बिना, और अगर कुछ करने से किसी समुदाय के कुछ खास हिस्से को, जैसे कि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं, उनको फायदा मिलता है, गरिमापूर्ण जीवन, सम्मानपूर्ण जीवन उनका सुनिश्चित होता है। ठीक, तो अगर थोड़ा बहुत संस्कृतियों का उल्लंघन होता भी है, परंपराओं का उल्लंघन होता भी है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो समान नागरिक संहिता जो कानूनों में एकरूपता लाकर राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर सकती है, को लागू करने की राह में उपस्थित चुनौतियों की चर्चा करें। तो दो यहां पर फोकस होना है। इंट्रो में इसके क्या बताएंगे, इंट्रो में बता दिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अभी बातचीत हुई, यही आप लोग बता दीजिए। उसके बाद से क्या है कि यूसीसी एक रूपता ला करके राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर सकता है, इस बात को सिद्ध करवाएंगे आप लोग। ये मेन बॉडी का पहला हिस्सा होगा। और दूसरा हिस्सा क्या होगा, चुनौतियां क्या क्या है। तो सिंपल सा करेगा, कैसे करेगा, जैसे कि हम कहते हैं कि हम एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। और पंथ निरपेक्ष गणराज्य अगर आप है, तो धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के लिए अलग अलग अपने कानून क्यों बना रखा है। ठीक, धर्म के आधार पे, पंथ के आधार पे आप अलग अलग कानून मत बनाइए। तलाक संबंधी, विवाह संबंधी, देश की एकता और अखंडता अगर बनानी है
कुछ लोगों को, मतलब कुछ खास समुदाय की महिलाओं को, ये जो वंचित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, उनको अधिकार देना है, समाज की मुख्य धारा में ला करके खड़ा करना है, तो क्या करना चाहिए आपको? कानूनों में आप यूनिफॉर्मिटी लेकर के आइए। अगर आप ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। ठीक ना? तो ऐसे फैक्ट्स दे करके आप इस चीज को शामिल कीजिए कि पंथ निरपेक्ष गणराज्य की अवधारणा मजबूत होगी। जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, समाज की मुख्य धारा में आएंगे, हमारे देश के न्याय प्रणाली के प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा, देश की विधायिका के प्रति विश्वास बढ़ेगा, कार्यपालिका मतलब सरकार, राज्य, सबके प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा। तो ये हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूती तो प्रदान कर ही सकता है। ठीक, तो आपके मेन बॉडी का पहला हिस्सा किस पर होगा कि ये राष्ट्र को कैसे मजबूती प्रदान करेगा। इस पर आप लोग लिखिए 2 या 3 पॉइंट हेडिंग देकर के, उसमें जो भी बातें हैं। और जो दूसरा हिस्सा है, इसको लागू करने की राह में उपस्थित चुनौतियां कौन कौन सी है, तो आप लोग सुन ही रहे होंगे आजकल। दूसरा हेडिंग आप लोग बनाएंगे क्या? चुनौतियों का, कि संबंधित चुनौतियां लागू करने से। और क्या क्या चुनौतियां? पहला कहेंगे तो वही कि एक तो संवैधानिक ही बाधा है। खैर, संविधान अपने आप में बहुत बड़ी बाधा नहीं है। अगर सभी समुदायों में सहमति बन जाती है तो क्या बोलते हैं, इसको समाप्त करने में संविधान में कई बार संशोधन हो चुका है, उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सभी समुदायों के बीच में सहमति बना मतलब आपसी सहमति, कि हर धर्म के लोग इस बात के लिए, धर्म कहने का मतलब यहाँ पर पंथ से है बार बार, ठीक, कि हर पंथ को मानने वाले लोग, जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, सब एक कॉमन मुद्दे पर सहमत हो कि सिविल मामलों में हम लोग यूनिफॉर्मिटी लेकर के आते हैं। ये आपसे सहमति बनाना ही एक मुश्किल काम है। ठीक, दूसरा है सांप्रदायिकता की राजनीति। कायदे से कहें, ऐसा मैं नहीं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कई हमारे देश में ऐसी पार्टियां हैं जिनकी रोजी रोटी का जरिया ही सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक मुद्दे हैं। आप जैसे उठाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, तो किसी खास संप्रदाय के कुछ लोग जिनका इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी, और इसी आधार पे हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही उनका अस्तित्व टिका हुआ, वो तुरंत आकर झंडा तलवार लेकर के खड़े हो जाएंगे कि हम नहीं होने देंगे। क्यों? हमारे संस्कृति को तुम लोग खराब कर रहे हो, हमारे पर्सनल लॉज हैं अपने और हम उसमें खुश हैं, हमारे समाज की महिलाओं को कोई शिकायत नहीं, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ठीक ना? ऐसी बातें होने लगती है, तो उनके चक्कर में नहीं आना है। मैं ये नहीं कर रहा, या कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, ना ही सरकार की मंशा है कि हम जबरदस्ती थोपे, लेकिन प्रत्येक समुदाय को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, समझना चाहिए कि उस समुदाय के, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और यदि उनके पर्सनल लॉ में कुछ ऐसी बातें हैं जो उसी समुदाय के कुछ खास हिस्से, पर्सनल लॉज के कुछ प्रावधानों के कारण उस समुदाय के कुछ लोगों का गरिमापूर्ण जीवन के कारण गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तो उसको हटाइए और यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आइए। ठीक, तो सांप्रदायिकता की राजनीति है। और तीसरा वही संवैधानिक बाधा है कि अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वही अनुच्छेद 14 सबको समानता का अधिकार देने की बात करता है। 29 और 30 में संस्कृति के संरक्षण की बात की गई है। इसी को लेकर के कई पार्टियां आ जाती है संविधान खोल करके कि देखो मूल अधिकार दिया है और अब उसको छीन रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चुनौतियां हैं, और भी हैं, लेकिन इतना लिखेंगे 250 शब्द नहीं जाना है, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तीसरा, ऐसे कभी भी क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, तो निष्कर्ष के बिना ये उत्तर समाप्त नहीं होगा। अगर आप करेंगे तो गलत माना जाएगा। क्या निष्कर्ष क्या देना है? सुझाव के साथ में निष्कर्ष दे दीजिए। और क्या सुझाव देना है? वही कि सरकार को भी चाहिए कि इसको जबरदस्ती थोपे ना, कंसेंसस, एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश करे। और नागरिक समाज को भी चाहिए कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके देश की एकता और अखंडता के लिए और अपने समुदाय के ही वंचित तबके को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए इस पर अपनी सहमति दें। ठीक ना? इसी के आधार पे निष्कर्ष सुझाव के साथ में आप लिख दीजिए। ठीक है? दूसरा है एमएसएमई को लेकर के। क्या है? अगर क्वेश्चन का थीम निकालेंगे तो इससे संबंधित चुनौतियां क्या है, और इसको मतलब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसे कुछ सुझाव मांगा गया है। ये दो ही है। तो एमएसएमई का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप लोग देख ही चुके हैं कि क्या है। इंट्रोडक्शन में वही बता देना है, इंट्रो में, कि एमएसएमई क्या है। ठीक ना?
तो डिटेल में मतलब 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है। आप बता दीजिए कि क्या बोलते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, छोटी इंडस्ट्रीज है। और इसके साथ में आप क्या बताएंगे, जो डाटा है थोड़ा जो मैगजीन में दिया गया उसी के आधार पर बोल रहा हूँ कि रोजगार में इनका कंट्रीब्यूशन कितना % है, तब इनका महत्व आ पाएगा। ठीक ना, उत्पादन में विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में इनका उत्पादन कितना है, इसी को भाषा में लिख देंगे। एमएसएमई की परिभाषा, रोजगार में इनका कंट्रीब्यूशन 45% के आसपास और विनिर्माण क्षेत्र में 50 क्या बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में इनका हिस्सा 45% के आसपास और रोजगार में 22 से 23%। देश की लगभग 11 से 12 करोड़ आबादी इस क्षेत्र में काम कर रही है। और जो प्रधानमंत्री का सपना मेक इन इंडिया का, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो इन क्षेत्रों को मजबूत कीजिए। ठीक, तो उतना डिटेल में नहीं जाना, बस यही बातें लिख देनी है कि ये है एमएसएमई, इतना कंट्रीब्यूशन है, विनिर्माण क्षेत्र में इसका इतना है, रोजगार में इतना है, देश के लगभग इतने % आबादी इस को इसने रोजगार दिया हुआ है। लेकिन इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे उसके बाद से आप चुनौतियों का हेडिंग बनाइए क्या क्या है और बताना शुरू कीजिए पॉइंट फॉर्मेट में। पहली चुनौती क्या है, वही जो सामान्य तौर पे किसी भी क्षेत्र में होती है, वित्त संबंधित चुनौती इनके पास है। जैसे क्या, बड़े बड़े कंपनियों को तो आसानी से लोन मिल जाता है, इन बेचारों के पास आसानी से लोन नहीं मिल पाता। जैसे कि जब जरूरत है उस समय तत्काल तौर पे वित्त संबंधी इनके सामने समस्या है, वित्त की उपलब्धता का। ठीक ना, तो वो बता दीजिए कि वित्त से संबंधित समस्या है। दूसरा, इनकी कुछ अपनी आंतरिक चुनौती है, जैसे कि नवाचार की कमी है। अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है, अपना उत्पादन लागत कम करना है, तो कायदे से आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का और बाकी सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें से जो अधिकांश कंपनियां हैं वो क्या है, अभी पुराने ढर्रे पर ही अपना काम कर रही है, तो ये हो जाता है। उसके बाद से जो तीसरा है चुनौती, औपचारिकता का अभाव है। औपचारिकता कहने का मतलब क्या है, ये सब कुछ अपना लेख मतलब जैसा होना चाहिए, जिस फॉर्मेट में काम, रेगुलर ऑडिट, अकाउंट, सब कुछ अकाउंट्स मेंटेन करना, रिकॉर्ड, जीएसटी जमा करो, खुद का रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो ये थोड़ा सा वहां से बचते हैं या फिर नहीं हो पाया। मतलब डाटा ये है कि जितनी कंपनी हमारे यहाँ काम करती है एमएसएमई, उसमें से 86%, 86% कंपनियां रजिस्टर्ड ही नहीं है अभी तक। तो सरकार के पास उनका रिकॉर्ड कहाँ से है, सरकार अगर चाहेगी तो उनको मदद कहाँ से देगी। ठीक ना, तो ये सारी चुनौतियां हैं, 3 चुनौतियां ही लिखिए। ठीक, उसके बाद से अब इसको आपसे मांगा गया है, सुझाव मांगा गया है कि इस चुनौती को दूर करने के संबंध में कुछ सुझाव दीजिए। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा यही है। यहां तक आने के बाद से आप हेडिंग बनाएंगे सुझाव का, और सुझाव जो आपके मैगजीन में जिस फॉर्मेट में लिखा गया है पॉइंट फॉर्मेट में, वही पॉइंट फॉर्मेट 3 उठा करके बना देना है कि ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, सरकार को एक निश्चित खाका तैयार करे, इनके लिए रेगुलेशन का मैकेनिज्म तैयार करें ताकि जो इनकी अनौपचारिकता है वो दूर हो जाए। ठीक ना, दूसरा क्या है, इनकी वित्त से संबंधित समस्याएं हैं, इनको पैसा नहीं मिल पाता, वो पहली समस्या हमने डिस्कस की थी। तो पहला मान लेते हैं कि फाइनेंस का जो सप्लाई चेन है, वित्त का जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत बनाए, उसको इन आसान बनाए, उसकी प्रक्रिया सरलीकरण करें, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि सरकार इसको अपने लेवल से प्रमोट करने की कोशिश करे, कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा है और माइक्रो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है कि यदि किसी जिले का अपना स्थानीय उत्पाद है तो उससे संबंधित इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार को विशेष सहूलियत देनी चाहिए। ठीक ना, मतलब स्थानीय उत्पादों को ध्यान में रखते हुए सरकार उनको प्रमोट करने की कोशिश करे। ये 3 सुझाव, 3 चुनौतियां, 3 सुझाव पर्याप्त है। निष्कर्ष में क्या बताएंगे, वही कि विकास का इंजन, हमारे जीडीपी के ग्रोथ का ये रीढ़ की हड्डी बन सकती है। इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, अतः सरकार को क्या करना चाहिए, इनके लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, इनसे संबंधित चुनौतियों का समाधान करे। वही आगे की राह या सुझाव जो कहते हैं, लिख करके इसको समाप्त कर दीजिए। ठीक है, तो यही था। अब देखिए, जिन लोगों ने इस फॉर्मेट में लिखा है, मतलब इस बात के लिए 3 लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। कहने का मतलब है एक लाइन में, एक अंजलि है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, एक पटेल है, कोई नाम उनका मैं भूल रहा हूं,
इन्होंने लगभग परफेक्ट आंसर लिखा है, बहुत अच्छी बात है। इसी फॉर्मेट में जो कमेंट है वो एक्सीलेंट कमेंट है आप दोनों के लिए, कि एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। तो कोशिश कीजिए जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है उसी तरीके से पढ़ते रहिए और अच्छे से पिछले हफ्ते की तरह ही लिख करके आप लोग सबमिट कीजिए।